everyone, I'm शिवानी सोलंकी and I welcome you all to the Linking Laws platform जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कल के सेशन में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे और आज पार्ट 2 के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि एक एग्रीव्ड पर्सन इस अधिनियम के अंडर रिकवर कर सकता है या जिसके लिए क्लेम कर सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमृतपाल जी, इट्स फाइन बट डू नॉट मिस द लेक्चर। एक कंटिन्यूएंसी जब आपके बनी रहती है सारे स्टडीज में, एक कंसिस्टेंसी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट आप कुछ मिस ना करें। इन केस अगर आप लेक्चर देखना मिस भी कर दिया है कोई बात नहीं, आप बाद में उसको वापस से देख लें, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और बाकी और क्या मिसलेनियस प्रोविजंस हमारे इस एक्ट के अंडर रहते हैं वो सब हमें डिस्कस करना है। कल हमने जैसा कि अपना सेशन स्टार्ट किया था इस मूवी के एग्जाम्पल से कि जब भी एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी के साथ भी घरेलू हिंसा होता है, तो उस पहली शुरुआत पे जब कोई एक्शन लिया जाए तभी आप इस घरेलू हिंसा जैसी बीमारी जो हमारी सोसाइटी में पनप रही है उसका इलाज वहीं पर हो सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे हमारे भारत की नारियों में एक अलग ही शक्ति है कि भाई सहनशीलता बहुत ज्यादा है, हर तरह की चीज को जो है वो सहन करती हैं। सो लिंकिंग लॉज के प्लेटफॉर्म पे आप हैं एंड इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई विल बी डीलिंग विद ऑल द माइनर एंड द स्पेशल लॉज जो भी आपके स्टेट जुडिशरी के अंदर आने वाले हैं। और कल का सेशन, नॉट कल का बट इंस्टेड मंडे का जो सेशन रहेगा वो काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हम एक और स्पेशल एक्ट लेने वाले हैं और उसकी स्पेशल मैराथन लेने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में वहां पे क्वेश्चंस आए थे, ठीक। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी कोर्स ऑन अनअकैडमी ऐप देन डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड दैट इज शिवानी10। उससे आपको 10% की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, ठीक। अब आज शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम यह कह रहा है कि प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द रिलीफ, उस रिलीफ के ग्राउंड्स क्या होंगे, ठीक है, उस रिलीफ के ग्राउंड्स क्या होंगे। तो कल हमने देखा था सेक्शन 1 से लेके 11 तक, यहां पे हमने सारे हमारे डेफिनेशन क्लॉजेस देखे थे, क्या ड्यूटी होती है आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर की। अच्छा, एक चीज और, कल सेक्शन 10 में जब हम सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात कर रहे थे तो वहां मैंने आपको कहा था कि आपके सर्विस प्रोवाइडर को एज ए सर्विस प्रोवाइडर कौन रजिस्टर हो सकता है, एक ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन, एक ऐसा आप कह सकते हो स्वैच्छिक संगम जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर है, या ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर है, वो जाएगी आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। हालांकि मैंने लिखा स्टेट गवर्नमेंट था बट बाय मिस्टेक वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जा रहा था, तो ध्यान रखना हमेशा आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर है या कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर है और जिसको स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर कर रहा है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको वहां पे रजिस्टर करता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो अब शुरू करते हैं कि आखिर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स कौन कौन से मिलते हैं हमको, ऑर्डर्स, या फिर मैं ये कहूं कि रिलीफ क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या क्या अनुतोष आपके पास में है। देखिए, जब हम रिलीफ की बात करेंगे तो हमको बेसिकली चैप्टर 4 देखना है। क्या देखना है? चैप्टर 4, और वहां पे भी हमें देखना है सेक्शन 12 to 29। लेकिन सेक्शन 12 to 29 के अंडर पूरी प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर आप देखोगे तो अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, प्रोसीजर, और यहां पे मैं लिखूं ऑर्डर्स, अगर इसको विभाजित करें तो आप देखोगे प्रोसीजर आपको दे रखी है सेक्शन 12 से लेके 17 के अंडर, और ऑर्डर्स और रिलीफ की बात देखें तो 8 से लेके 23 तक, 22 नहीं 23 तक, जिसके अंदर आपके पास इंटरिम ऑर्डर्स भी हैं, एक्स पार्टे ऑर्डर भी 23 के अंडर आ जाते हैं। फिर बची हमारी सेक्शन 24 से 29, ये सारी चीजें भी जो आपके कॉपी से रिलेटेड है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी मिलनी चाहिए, ज्यूरिसडिक्शन है, फिर इसके अंदर आपका प्रोसीजर क्या है, तो ये सारी कैटेगरी भी आपके इसके अंदर आ जाएगी। तो चैप्टर 4 को हमने आगे सब डिवाइड कर दिया है 2 कैटेगरी में, जिसमें पहला आपके आ जाएगा सेक्शन 12 से 17 तक, और रिलीफ और ऑर्डर आपको मिलेगा 18 से 23 तक। बाकी के मिसलेनियस प्रोविजंस भी हम इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग कोमल जी, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का हमारा कि भाई आपका प्रोसीजर क्या रहेगा। व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द रिलीफ, आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी,
ठीक है, प्रक्रिया किसके लिए? आपके अनुतोष प्राप्त करने के लिए, अनुतोष प्राप्ति के लिए। ठीक, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 आपका बात करता है एप्लीकेशन। आखिर अप्लाई कौन करेगा, आवेदन कौन करेगा? आवेदन किसके लिए? आवेदन रिलीफ के लिए। आवेदन में सबसे पहले आएगा आपका बाय एग्रीव्ड पर्सन, जो आपका व्यथित व्यक्ति है वो आवेदन करेगा, या उसके बिहाफ पे आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर आवेदन कर सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। जो आपका व्यथित व्यक्ति है उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब अप्लाई किसको करना है? टू होम? ऑब्वियसली बात है, मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेंगे हम। एंड फॉरवर्ड किस चीज के लिए? हमने ऑलरेडी ऊपर बात की है, रिलीफ के लिए। और रिलीफ कौन से सेक्शंस के अंडर? अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड 22। इन सारे रिलीफ के लिए आपका एग्रीव्ड पर्सन अप्लाई करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट ऐसी रिलीफ ग्रांट करने से पहले एक चीज का कंसिडरेशन करेगा। किस चीज का कंसिडरेशन करेगा? एक उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट सबमिट की जाती है। किसके द्वारा? आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, जो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भेजी गई है मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट उसको कंसिडर करेगा कि प्राइमा फेसी उस रिपोर्ट को देख के क्या मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब यहाँ पे एक टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है, टाइम स्लॉट मेंशन कर रखा है। ये ड्यूरेशन हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। पहला है कि आपकी फर्स्ट हियरिंग कब होगी। फर्स्ट हियरिंग जो है आपकी कब होगी? तो फर्स्ट हियरिंग आपको यहां मेंशन कर रखा है विद इन 3 डेज, 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब आपके मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मिली उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हियरिंग लगानी पड़ेगी। दूसरा है कि आपका ये जो एप्लीकेशन है डिस्पोज कब होगी। इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कितने दिन में होना चाहिए? तो यहां आपको मेंशन कर रखा है 60 डेज में। 60 दिन के अंदर अंदर जो आपका मजिस्ट्रेट है वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक, तो ये 2 ड्यूरेशन आपको याद रखना जरूरी है। कंसिडर करेगा डोमेस्टिक आपकी इंसिडेंट रिपोर्ट को। ठीक है, विच टॉपिक विल यू कवर टुमारो? जतिन जी, कल तो कोई टॉपिक कवर नहीं करेंगे, संडे होता है, थोड़ा रेस्ट मांगता है बच्चों को भी और टीचर को भी। मंडे वी विल बी टेकिंग प्रोबेबली पार्टनरशिप एक्ट। जितने भी आपके स्टेट जुडिशरी में लास्ट प्रीवियसली जो भी आपके पार्टनरशिप एक्ट से सवाल आए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। एक मैराथन चलेगी मंडे को, प्रोबेबिलिटी है कि शायद चलेगी, एंड आई होप हम उस पर वर्क कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 12 करता है। इसको मैं नाम दे देती हूं, हाँ, आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो गया? आपने किया एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में हम आते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 आपका कहता है सर्विस ऑफ नोटिस। किसके बारे में बात करता है? सर्विस ऑफ नोटिस, सूचना की तामील। ठीक, इसके बारे में बात करता है। अब यहां पे सर्विस ऑफ नोटिस करना है। नोटिस सर्व कौन करेगा? देखिए, नोटिस सर्व आपका होगा बाय मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद नोटिस सर्व नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट फर्दर प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोलेगा कि आप जाके ये नोटिस जो है सर्व करें। और नोटिस किसको सर्व करेंगे? आप पार्टीज को, और पार्टी में सबसे पहले आपको नोटिस सर्व करना है रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट को यह बताना जरूरी है कि आपके अगेंस्ट ऐसी एप्लीकेशन आई है और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पे मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोलेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर रिस्पोंडेंट को जाके ये नोटिस देगा, ये सूचना देगा। ठीक, अब सूचना देने का भी आपके पास एक टाइम पीरियड मेंशन है। कितने टाइम के अंदर अंदर उसको भेजना है? विद इन 2 डेज। विद इन 2 डेज मैक्सिमम पीरियड है ये, कि 2 दिन के अंदर अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपका संरक्षण अधिकारी है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जाके रिस्पोंडेंट को इस चीज की नोटिस देनी पड़ेगी कि आपके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर आ गया है और अब आप जो है यहाँ पे हाजिर हो जाइए। लेकिन इसके साथ क्या प्रूफ है कि आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर ने नोटिस को सर्व कर दिया है? तो
तो प्रूफ ऑफ सर्विस कैसे होगा कि आपका जो सूचना का जो नोटिस था, सूचना की जो तामील है वो हो गई है, इसका प्रमाण क्या होगा? तो सिंपल सी चीज है, यहां पे डिक्लेरेशन, जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है। अच्छा, ये डिक्लेरेशन देगा कौन? ये डिक्लेरेशन ऑब्वियस सी बात है जिसने सर्व किया, डिक्लेरेशन बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर ने जो डिक्लेरेशन दिया है, मतलब जो घोषणा दी है, वही आपका प्रूफ बनेगा कि नोटिस हैज बीन एडिक्वेटली सर्व्ड ऑन रेस्पोंडेंट। तो ये चीज जरूरी है। तो ये स्टेप 2 में हो गया कि आपको क्या भिजवाना पड़ेगा? नोटिस भिजवाना पड़ेगा रेस्पोंडेंट को। ठीक, स्टेप 3 में अगर आगे चले तो स्टेप 3 आपकी बात करता है किसकी? काउंसलिंग की, जो कि आपके मेंशन्ड है सेक्शन 14 के अंडर। किसके बारे में मेंशन करता है? काउंसलिंग के बारे में मेंशन करता है। अब काउंसलिंग मतलब क्या? परामर्श। ठीक, परामर्श। अब काउंसलिंग किसकी किसकी होगी? यहाँ पे काउंसलिंग 2 लोगों की होगी। पहला है आपका एग्रीव्ड पर्सन, दूसरा है आपका रिस्पोंडेंट। अब इन दोनों की काउंसलिंग या तो सिंगली हो सकती, मतलब एक एक को अकेले बुला बुला के आप कर सकते हो, सिंगल हो सकती है, या फिर जॉइंटली हो सकती है। दोनों को साथ बुला के आप एक उनकी काउंसलिंग करवा सकते हो, उनके बीच एक तालमेल, एक समझ बैठा सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस को किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पे आपकी काउंसलिंग करवाएगा कौन? बाय होम? तो काउंसलिंग होगी आपके, हमेशा ये सवाल ध्यान रखना, अक्सर ये सवाल आता है कि काउंसलिंग आपकी करवाएगा कौन? तो काउंसलिंग आपका यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका कौन है? सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता का मेंबर आपकी काउंसलिंग करवाएगा, और ये मेंबर क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, तभी वो आपके रिस्पोंडेंट और इसकी एग्रीव्ड पर्सन की, व्यथित व्यक्ति की काउंसलिंग करवा पाएगा, उसका परामर्श करवा पाएगा। तो ये था आपके सेक्शन 14 में कि काउंसलिंग कौन करवाएगा। ठीक, अब काउंसलिंग के बाद भी एक डेट है जो कि कोर्ट को ध्यान रखना है कि काउंसलिंग करके यहाँ खत्म नहीं कर देना। काउंसलिंग के बाद भी यहाँ पे कोर्ट कितने दिन के अंदर अंदर, यहाँ टाइम मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आपको 60 डेज के अंदर नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। विद इन 60 डेज आपको जो है अगली डेट उनको देनी पड़ेगी। 60 डेज से ज्यादा आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकती। ठीक, 60 डेज दैट इज 2 मंथ्स, कह सकते हैं हम 2 महीने। ठीक, तो अब यहां पे हो गई है काउंसलिंग। अब आगे अगर हम चले तो सेक्शन 15 में, सेक्शन 15 आपके बात करता है असिस्टेंस की। असिस्टेंस किसको चाहिए? यहां पे असिस्टेंस चाहिए किसको? मैजिस्ट्रेट को चाहिए। मैजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता देगा, कौन देगा ऐसी सहायता? ये सहायता मिलेगी मैजिस्ट्रेट को एक वेलफेयर एक्सपर्ट से। एक वेलफेयर एक्सपर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन। अब ये वेलफेयर एक्सपर्ट कोशिश करनी है कि एक वुमन हो। कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो आपकी असिस्टेंस है एक और सेक्शन में होती है। कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा था? सेक्शन 9 में पढ़ा था, जहां पे हमने ड्यूटीज पढ़ी थी। किसकी? प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी पढ़ी थी। तो वहां पे प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो मैजिस्ट्रेट को क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा केस डिस्पोज ऑफ करने में। और यहाँ पे वेलफेयर एक्सपर्ट में जो एक महिला होगी वो मैजिस्ट्रेट को हेल्प करेगी कि आप ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो एप्लीकेशन फाइल किया गया है व्यथित व्यक्ति द्वारा, इसको आप कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अगला सेक्शन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत जगह पढ़ते आए हैं, दैट इज सेक्शन 16, जो कि कहता है कि आपकी ट्रायल इन कैमरा हो सकती है। ट्रायल इन कैमरा मतलब कि बंद कमरे में आपका जो है विचारण हो सकता है। ट्रायल इन कैमरा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने सीआरपीसी में भी इसके प्रोविजंस देखे, हमने पॉक्सो एक्ट में भी इसके प्रोविजंस देखे हैं। तो अब लिंक करने की बारी आ चुकी है। यहां पे ट्रायल इन कैमरा, इफ
पार्टी डिजायर्स इफ आइदर पार्टी, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी यदि डिजायर करे कि हमारी जो विचारण है इस केस का, जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है इसकी ट्रायल अगर बंद कमरे में होनी चाहिए, तो अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है तो वो कर सकता है। सेक्शन 16 को हमेशा रीड विद सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी। 327 ऑफ सीआरपीसी कहता है, ओपन कोर्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ओपन कोर्ट के बारे में बताता है। वहां पे आपकी धारा 3 ये कहती है कि यदि कोई भी रेप ऑफेंसेस की ट्रायल है तो वो हमेशा कोर्ट को किस में लेनी होगी? इन कैमरा में लेनी होगी, बंद कमरे में वो ट्रायल जो है होगी। तो इसको हम लिंक करेंगे सेक्शन 327 के क्लॉज 3 से। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी जो कि आपको प्रोसीजर बताता है, किसकी प्रक्रिया बताता है? प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अंडर सेक्शन 199 क्लॉज 2। अब ये 199 क्लॉज 2 कौन सी ट्रायल होती है? ये होती है प्रोसिक्यूशन फॉर डेफमेशन। अब यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे एक विशेष कैटेगरी है जो वीआईपी कैटेगरी है। जितने भी आपके जो भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर ऑफ द स्टेट है, उनके डेफमेशन की अगर प्रोसिक्यूशन चलानी है तो 199 के तहत आप प्रोसिक्यूशन चला सकते हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया आपको दे रखी है 237 में। और 237 में ये कहता है कि 199 क्लॉज 2 के अंडर अगर आप ट्रायल कर रहे हो तो वो भी आपको इन कैमरा करनी है, बंद कमरे के अंदर करनी है। ओके पुखराज जी, वेरी गुड, ठीक है। आगे अगर यहां देखें तो पॉक्सो एक्ट जो कि आपके राजस्थान जुडिशरी के सिलेबस में आता है, तो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 37 भी ये कहता है कि आपकी ट्रायल किसमें होनी चाहिए? इन कैमरा होनी चाहिए। अब देखो ये इजीली याद रह सकता है, हमको ऐसी चीज नहीं कि हम याद नहीं रख सकते। सेक्शन 16 है, 327 है, 327, अब यहाँ 237 है और पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 37 है। तो बहुत इजीली आप अगर चाहो तो इन तीनों प्रोविजंस को सेक्शन 16 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के साथ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, अब आगे चले तो अगर हम सेक्शन 17 देखें, देखो सेक्शन 17 के अंदर आपका जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको एक विशेष अधिकार दे रखा है। उसको ये अधिकार दे रखा है कि जिस शेयर्ड हाउस होल्ड में वो एग्रीव्ड पर्सन व्यथित व्यक्ति रहती थी, किसके साथ? आपके रिस्पोंडेंट के साथ, प्रत्यर्थी के साथ, उसको राइट है कि वो वहां पे रिसाइड करे, उसको राइट है कि वो वहां पे रिसाइड करे। सेक्शन 17 बात करता है राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। जो साझी गृहस्थी है उसके अंदर आपका जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको रहने का अधिकार है और वहां से आपका रिस्पोंडेंट उसको हटा नहीं सकता, कानून भी उसको हटा नहीं सकता, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका यह मतलब है कि विधि द्वारा ऐसी कोई भी स्थापित प्रक्रिया है, उसके सिवाय आप उस आपके एग्रीव्ड पर्सन को उस घर से, उस शेयर हाउस होल्ड से, साझी गृहस्थी से नहीं निकाल सकते। यदि कानून ऐसा कोई प्रोविजन बना रहा है या कानून के तहत उस व्यक्ति को, एग्रीव्ड पर्सन को उस शेयर हाउस होल्ड में रहने की अनुमति नहीं है, तब तो वो नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर ये एक्सेप्शन हम अप्लाई नहीं करें तो फिर हर एग्रीव्ड पर्सन को उस शेयर्ड हाउस होल्ड में, साझी गृहस्थी में रहने का पूरा अधिकार है। ठीक, अब आगे चलें, अगर हम कमेंट्स, ओके, यस, चलिए अब आगे हमें चलना है जहां कि हम अच्छे से पढ़ेंगे कि सारे हमारे पास ऑर्डर्स क्या है। कल हमने देखा था कि सेक्शन 18 में हमारे पास प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में मेंशन कर रखा है। फिर सेक्शन 19 की तरफ हम चले तो वहां पे हमारे पास रेजिडेंस का ऑर्डर है। सेक्शन 20 अगर हम देखें तो मॉनेटरी रिलीफ है हमारे पास। सेक्शन 21 में कस्टडी ऑर्डर है हमारे पास। सेक्शन 22 में हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑर्डर है। इन सारे ऑर्डर्स को हमें अच्छे से पढ़ना है। सारे how she wants to desire with yes okay
अमृतपाल जी, ये सही बात है कि शी डजंट वांट्स टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा घरेलू हिंसा होगा तो वो रिस्पोंडेंट के साथ रहेगी नहीं। लेकिन ये चीज ध्यान देने लायक है कि आपका जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वहां पे आपको प्रोटेक्शन भी देता है। अब अगर हम प्रोटेक्शन ऑर्डर पढ़ेंगे सेक्शन 18 के तहत, तो यू विल रियलाइज कि कैसे ऑर्डर सेम घर में एक रिस्पोंडेंट को भी रख रहा है और एक एग्रीव्ड पर्सन को भी रख रहा है, और आपके रिस्पोंडेंट को कुछ एक्ट करने से प्रोहिबिट कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है कि ये आप एक्ट नहीं करोगे। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। आपका सेक्शन 18 कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। किसके बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर। ऑब्वियसली बात है, यहां पे प्रोटेक्शन किसको मिलेगी? प्रोटेक्शन मिलेगी यहां एग्रीव्ड पर्सन को। तो संरक्षण आदेश क्या है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा। अप्लाई जो है आपका एग्रीव्ड पर्सन कर रहा है। किसको? मैजिस्ट्रेट को कर रहा है। अब मैजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी ऐसा लगता है। कैसा? प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टया अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ है या कमिट हो रहा है या आगे कमिट हो सकता है, तो फिर वो आपके रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एंड एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में क्या पास करेगा? प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगा। और इस प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत आप ये देखो कि मैजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है आपके रिस्पोंडेंट को। किसको कर रहा है? रिस्पोंडेंट को, फॉर ऑल दीज फॉलोइंग थिंग्स। अब हम पढ़ेंगे कि आपके रिस्पोंडेंट को किन सारी चीजों के लिए कोर्ट जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। संरक्षण का आदेश, निवास का आदेश। बिल्कुल अलकार सिंह जी, एकदम सही जा रहे हैं आप। ठीक है, देखिए ये 5 जो सेक्शंस है आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर सीधा सीधा धारा के ऊपर बेस जो है आपके पास सवाल आता है। ठीक, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट आपके जो आपका रिस्पोंडेंट है, प्रत्यार्थी है, उसको रोकेगा। पहला है, उसको इस चीज से रोकेगा कि आप किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना करें। डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना करें। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ कमिट ना करें, ना ही एड या अबेट करे। किसी भी तरह का आपको डोमेस्टिक वायलेंस का दुष्प्रेरण नहीं करना है। आप घर के दूसरे सदस्य को ये नहीं कह सकते हो कि इस एग्रीव्ड पर्सन के साथ जाके आप डोमेस्टिक वायलेंस करो, तो आपको एड और अबेटमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ कोर्ट उसको, मैजिस्ट्रेट उसको रोक सकता है टू एंटर द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका जो जहां पे आप काम कर रहे हो, एटलीस्ट आपका एग्रीव्ड पर्सन जहां काम कर रहा है, या फिर वो एग्रीव्ड पर्सन कोई बच्ची है और वो स्कूल जाती है, तो वहां पे रिस्पोंडेंट एंटर नहीं करेगा। इस चीज के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। उसके बाद कोर्ट आदेश दे सकता है कि वो किसी भी तरह से एग्रीव्ड पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कम्युनिकेट नहीं करेगा, किसी भी तरह से बातचीत नहीं करेगा या संपर्क नहीं करेगा। ठीक, फिर यहां पे कि वो किसी भी तरह से डिस्पोजल नहीं करेगा। किसका? आपके एग्रीव्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का। उसकी एग्रीव्ड पर्सन की प्रॉपर्टी हो गई या उसका स्त्री धन हो गया, उन सब का एलियनेशन नहीं करेगा, उन सबको बेचेगा नहीं, उन सब के ऊपर से उसका अधिकार नहीं हटाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू विशाल जी। ओके, चलिए अब अगला यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि कहीं पर भी आपको व्हाट डू यू कैन नॉट कॉज डोमेस्टिक वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। जो आपके व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति का कोई भी आश्रित है, तो उसके साथ, उस आश्रित व्यक्ति के साथ आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते हो। गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो ये सब कुछ था हमारे सेक्शन 18 में कि क्या क्या सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंडर मैजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर सकता है। किसको? आपके रिस्पोंडेंट को, दैट इज प्रत्यार्थी को। तो सेक्शन 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अमृतपाल जी ने अभी पूछा था कि कौन सी जो आपकी एग्रीव्ड पर्सन है वो रिस्पोंडेंट के साथ घरेलू हिंसा के बाद रहना चाहिए। देखो, नहीं रहना चाहेगी, लेकिन काफी जगह ऐसी स्थिति है जहां पर एक
एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कहीं और नहीं रह सकती, कहीं और रहने का उसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो फिर कोर्ट, देखिए कोर्ट हमेशा इस चीज में बिलीव नहीं करता है कि आपके रिश्ते टूट जाएं, आपकी शादी टूट जाए। कोर्ट ऑलवेज बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स, कि आपके हमारे समाज में सारे रिलेशंस अच्छे से रहें। दिस इज द रीजन कि हमने जब स्टेप 3 पढ़ा था तो वहां एक काउंसलिंग का, परामर्श का एक प्रावधान दे रखा है हमारे इस अधिनियम में। तो कोर्ट सबसे पहले कोशिश यही करता है कि प्यार मोहब्बत से सारी चीज को सुलझा दिया जाए। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें सेक्शन 18 हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब हम चलेंगे सेक्शन 19 पे, जो अलकार सिंह जी बात कर रहे हैं, जिसकी बात है कि आपका निवास आदेश कब मिलेगा। आपको एक रेजिडेंस ऑर्डर भी यहां पे मिलता है। Yes, you should read section 18 with section 31, जहां पे पेनल्टी दे रखी है आपको कि यदि आपका एग्रीव्ड पर्सन है, वो हम पेनल्टी भी डिस्कस करेंगे, कि यदि सेक्शन 18 के तहत आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर का यदि रिस्पोंडेंट ब्रीच करता है, उसको भंग करता है, तो वहां उसको सजा मिलती है, और सजा रहती है आपकी 1 साल या फिर 20,000 का जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, ओके, ठीक। अब चलते हैं हम सेक्शन 19 की तरफ। देखिए आपका सेक्शन 19 बात करता है मॉनेटरी रिलीफ से। ठीक है, किससे डील करता है? मॉनेटरी, सॉरी, रेजिडेंस ऑर्डर। मॉनेटरी रिलीफ आपके सेक्शन 20 में दे रखा है। ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर से डील करता है, जो कि लिखा जाता है आपके निवास आदेश। ठीक, अब निवास आदेश कब कब मिलेगा? और निवास आदेश ऑब्वियसली बात है एक एग्रीव्ड पर्सन को मिलेगा, और निवास आदेश देगा कौन? निवास आदेश देगा आपका, देगा तो कोर्ट, लेकिन यहां पे फिर से कोर्ट क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके रिस्पोंडेंट को। किन सारी चीजों से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? पहला देखिए, पहला आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करोगे किसको? एग्रीव्ड पर्सन के पोजेशन को। यदि वो कहीं पे साइलेंटली रह रही है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे किसी भी तरह से। दूसरी चीज, आप यहां पे कोर्ट अगर चाहे, मजिस्ट्रेट अगर चाहे, तो यहां पे रिस्पोंडेंट को रिमूव कर सकती है ऐसे शेयर होल्ड हाउस से, रिमूव फ्रॉम शेयर हाउस होल्ड से रिमूव कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इस अधिनियम की एक बहुत अच्छी बात देखिए कि यहाँ पे वो किसको रिमूव नहीं करेगी? एक विमेन को रिमूव नहीं करेगी। यदि विमेन रिस्पोंडेंट है तो कोर्ट ये कहता है कि यदि रिस्पोंडेंट एक पुरुष है तो वो पुरुष को उस घर से हटा सकती है, उस साझी गृहस्दारी से हटा सकती है जहां पे कि आपका व्यतीत व्यक्ति या फिर आपकी एग्रीव्ड पर्सन जो है वहां रहती है। लेकिन यदि रिस्पोंडेंट, मान लीजिए यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है प्रत्यार्थी, अगर सास है, कोई ननंद है, कोई भाभी है, तो वहां पे कोर्ट भी समझता है कि आप शेयर्ड हाउस होल्ड से ऐसी महिला को नहीं निकालेंगे, अन्यथा वो महिला कहां रहेगी। ठीक, तो ये इसका एक्सेप्शन है कि महिला को आप यहां से नहीं हटा सकते हो। ठीक, आगे कोर्ट ये कहता है कि किसी भी तरह से रिस्पोंडेंट या फिर उसके रिलेटिव शेयर्ड हाउसहोल्ड की प्रीमाइसेस में एंटर नहीं करेंगे जहां पे कि आपका एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड करता है। आप ऐसी जगह एंटर मत कीजिए, नहीं तो फिर एग्रीव्ड पर्सन के पास एक और आप कहोगे कि उसके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप फिर से उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करोगे, वो डरेगी। ठीक, आगे कोर्ट ये कहता है, मजिस्ट्रेट ये कहता है कि आप शेयर हाउस होल्ड जो है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। देखो शेयर हाउस होल्ड है, ससुराल है, वहां पे बहू रह रही है या बेटी रह रही है या सास रह रही है, माँ रह रही है, और अगर व्यतीत व्यक्ति जो वहां रहता है, प्रत्यार्थी यदि उस घर को बेच देता है तो फिर एग्रीव्ड पर्सन कैसे रहेगा वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करने से मना करती है। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि आप किसी भी तरह से सॉरी, आप एग्रीव्ड पर्सन को ये नहीं कह सकते हो कि वो अपना राइट जो है रिनाउंस करे। रिनाउंस व्हाट? रिनाउंस राइट इन द शेयर हाउस होल्ड, राइट इन शेयर हाउस होल्ड। अब मान लीजिए एक पति पत्नी है, पति पत्नी का घर पे बराबर का हक है, दोनों ने साथ में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो यहाँ पे पति उसको ये नहीं बोल सकता कि ये शेयर हाउस होल्ड है और तुम इसको बेच दो, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। साथ ही साथ कोर्ट ये ऑब्लिगेशन डाल सकता है, किसके ऊपर? कोर्ट ऑब्लिगेशन डाल सकता है आपके रिस्पोंडेंट के ऊपर कि आप एक ऑल्टरनेट
अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कीजिए। किसके लिए? एग्रीव्ड पर्सन के लिए। यदि एग्रीव्ड पर्सन बोल दे कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते, तो फिर यहाँ पे रिस्पोंडेंट की ड्यूटी बनेगी कि उसके लिए एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करें, या फिर इसी के लिए क्या करें? रेंट पे करें। इसी के लिए रेंट पे करें। ठीक, तो ये सारे आपके आ जाएंगे रेजिडेंस ऑर्डर के अंदर। निवास का आदेश भी कोर्ट दे सकता है यदि कोर्ट को लगता है कि जो आपका एग्रीव्ड पर्सन है उसको किसी भी तरह का खतरा अभी भी है, घरेलू हिंसा का खतरा है आपके प्रत्यार्थी से, आपके रिस्पोंडेंट से। ठीक है, सीधा दिमाग में एंटर कर देना, वहीं एंटर करना चाहिए और फिर निकलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। देखिए बैरक जो है, ये आपका एक जो बैरक होता है, ये पढ़ना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल होता है इसको मेमोराइज करना। आई नो दैट ग्रेजुएशन में कोई भी नहीं कर पाता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी। आप अगर एक जुडिशरी इतने बड़े एग्जाम पे जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है इतने बड़े ओहदे पे बैठोगे, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और नोबल प्रोफेशन के लिए, इतने अच्छे एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, तो उतना ही जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको पढ़ना कैसा है। सब कुछ पढ़ लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट एक स्मार्ट वे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, चलते हैं अब अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 20 क्या है? जो कि आपका डील करता है किससे? मॉनेटरी रिलीफ से डील करता है। ठीक, मॉनेटरी रिलीफ मतलब आपका धन या अनुतोष। ठीक, अब देखिए धन या अनुतोष मिलेगा कब? इसके कुछ ग्राउंड्स हैं। पहली बात, ये एग्रीव्ड पर्सन को मिलेगा, और इसको मिलेगा तब जब कोर्ट को ये लगे कि आपका जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके साथ किसी तरह का क्या हुआ है। आपका एग्रीव्ड पर्सन है, अगर कोर्ट को ये लगता है, वहां आता नहीं, यहां कर लेते, तो कोर्ट को ये लगता है कि उसकी अर्निंग की लॉस हुई है, लॉस ऑफ अर्निंग हुआ है, जो भी वो कमा रही है एग्रीव्ड पर्सन, उसका क्या हुआ है? एक तरह से लॉस हुआ है। तो कोर्ट उसको, आपके रिस्पोंडेंट को बोल सकता है कि आप एग्रीव्ड पर्सन को उसके जितने भी लॉसेस हुए हैं उसके लिए आप क्या करो? पे करो, एक मॉनेटरी रिलीफ दो। साथ ही साथ यदि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, जो भी आपको चिकित्सा खर्चे आए हैं, उसके लिए कोर्ट बोल सकता है कि एग्रीव्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और यदि आगे किसी भी तरह का लॉस हुआ है ड्यू टू डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आपके एग्रीव्ड पर्सन को लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी में, तो फिर उसकी भरपाई के लिए भी कोर्ट किसको आदेश दे सकता है? आपके रिस्पोंडेंट को आदेश दे सकता है। इसके साथ यदि एग्रीव्ड पर्सन क्लेम करती है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? मेंटेनेंस मिलेगा। मेंटेनेंस या तो खुद के लिए मिल सकता है या उसके चाइल्ड के लिए भी मिल सकता है। अगर एग्रीव्ड पर्सन के साथ कोई चाइल्ड है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, तो उसको भी यहाँ पे क्या मिल सकता है? मेंटेनेंस मिल सकता है। अब मेंटेनेंस की बात आएगी तो आगे आप एक सेक्शन पढ़ोगे जहां पे ये कह रखा है कि 125 के साथ भी या फिर उससे अलग भी जो यहाँ पे महिला है वो मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है। अब मॉनेटरी रिलीफ से के मामले में हमको ये जानना है कि कब पे करना है, कितना पे करना है, और यदि वो पे करने में फेल हो जाए तो क्या। ये सिंपल सा आपका मेंटेनेंस जैसा ही तो है, जहां हमने सेक्शन 125 टू 128 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ा था कि कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, वैसे ही कुछ यहाँ पे है। आखिर आपका मॉनेटरी रिलीफ कितना होना चाहिए, हाउ मच, तो यहाँ पे सिंपल सा आपका बैरक ये कहता है कि कितना होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, फेयर, एडिक्वेट एंड रीजनेबल मतलब कि उचित होना चाहिए और युक्ति युक्त होना चाहिए, जितना कि एक महिला को अपने सर्वाइवल में मॉनेटरी जो भी आपके फाइनेंशियल खर्चे आते हैं, जितने भी आते हैं, उतना उसको आपको देना चाहिए। अच्छा, कितने टाइम पीरियड तक? जब तक कि आपको ऑर्डर में प्रिस्क्राइब कर रखा है, ऑर्डर में जितना आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है उतना। यदि वो फेल हो जाए पे करने में, फेल, तो फिर आपका इफेक्ट क्या होगा? देखो, कुछ पुरुष हैं जो
मेंटेनेंस यदि भरण पोषण के लिए कोर्ट आदेश भी कर दे तो भी वो पे नहीं करते, कुछ जानबूझ के नहीं करते, कुछ की स्थिति ऐसी नहीं होती है। यदि यहां पर आपका रिस्पोंडेंट फेल हो जाए ये पे करने में तो फिर कोर्ट आगे क्या करेगा? कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। कोर्ट या तो उस रिस्पोंडेंट के एम्प्लॉयर से मतलब नियोजक से या फिर उसके डेटर से, डेटर यहां कौन आ जाएगा? यहां ऋणी आ जाएगा। या तो उसके नियोजक से या फिर उसके ऋणी से वो पैसा वसूल करेगा, उससे पैसा वसूल करेगा। देखिए एम्प्लॉयर वो हो जाता है जहां पे आपका एक रिस्पोंडेंट जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं कोर्ट के पास, एक तो नियोजक से ले सकता है, दूसरा किससे ले सकता है? ऋणी से ले सकता है। तो ये सारी चीजें थी आपके मॉनेटरी रिलीफ के अंदर। अब आगे चलेंगे हम सेक्शन 21 एंड 22 के ऊपर। सेक्शन 21 में हम देख चुके हैं कि कस्टडी ऑर्डर है। क्या है? सेक्शन 21 जो कि डील करता है आपके किससे? कस्टडी ऑर्डर से। ठीक है, मतलब अभिरक्षा आदेश। ठीक, और हमारा सेक्शन 22 डील करता है कॉम्पनसेशन ऑर्डर से। देखिए कॉम्पनसेशन अलग है और मॉनेटरी रिलीफ अलग है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जब हम पढ़ेंगे कि आखिर आपके प्रतिकर आदेश में और आपके धन या अनुतोष के अंदर क्या क्या आता है तो आपको एक डिफरेंस जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो अभिरक्षा आदेश, किसकी अभिरक्षा मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चाइल्ड की कस्टडी मिलेगी। चाइल्ड की कस्टडी मिल सकती है एग्रीव्ड पर्सन को यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस चाइल्ड की कस्टडी जरूरी है कि किसके पास रहे? एग्रीव्ड पर्सन के पास रहे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट विजिट के लिए अलाउ कर सकता है। किसको अलाउ कर सकता है? अलाउ रिस्पोंडेंट। मान लीजिए अगर रिस्पोंडेंट यहां पे हस्बैंड है, हस्बैंड रिस्पोंडेंट है, एग्रीव्ड पर्सन महिला है और महिला के साथ उसको कस्टडी किसकी दे दी गई? बच्चों की कस्टडी दे दी गई है। तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उस बच्चे की कस्टडी जब एक महिला को दी जा रही है, एग्रीव्ड पर्सन को दी जा रही है, तो वहीं पर रिस्पोंडेंट को, पति को अलाउ कर सकता है कि वो कभी कभी ओकेजनली विजिट कर सके, उस बच्चे को मिल सके। लेकिन यही विजिट कैंसिल हो सकती है यदि कोर्ट को यह लगे कि ऐसी विजिट क्या है? हार्मफुल है बच्चे के लिए, हार्मफुल है उस चाइल्ड के लिए या फिर आपके एग्रीव्ड पर्सन के लिए। मतलब क्या? हानिकारक है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, सेटिस्फाइड है कोर्ट, तो फिर यहाँ पे कोर्ट मना कर सकता है कि एग्रीव्ड आपका जो रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पे विजिट नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब कॉम्पनसेशन ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए कॉम्पनसेशन मिलेगा एग्रीव्ड पर्सन को यदि एग्रीव्ड पर्सन दो चीजों से गुजरा है। पहला वो गुजरा है आपके मेंटल टॉर्चर से। आपके रिस्पोंडेंट ने कुछ ऐसी चीज की है जिसकी वजह से एग्रीव्ड पर्सन को मानसिक तनाव हुआ है। क्या हुआ है? मानसिक तनाव हुआ है, या फिर आपके एग्रीव्ड पर्सन को एक इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है। इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है मतलब कि भावनात्मक कष्ट अगर आपके एग्रीव्ड पर्सन को पहुंचा है तो यहां पर कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर दे सकता है। और कॉम्पनसेशन किसको देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन आपके रिस्पोंडेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यर्थी को यहां पे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक, ये हो गए हमारे सारे ऑर्डर्स। लेकिन इन ऑर्डर्स के साथ एक ऑर्डर और इंपॉर्टेंट है, वो आता है आपके सेक्शन 23 के अंडर, जहां पे कोर्ट के पास ये ऑर्डर है, पावर है कि वो इंटरिम या फिर एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है आपके रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, यहां पे अंतरिम या फिर एक पक्षीय आदेश कोर्ट पारित कर सकता है। और किन चीजों का आदेश पारित करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड 22 इन सारे सेक्शंस के अंडर यदि कोर्ट को लगता है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टता लगता है, तो फिर यहां पे वो आपके इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं पुखराज जी आप। रेड विथ सेक्शन 357 ए बी सी जो आपकी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन सब के लिए कोर्ट यहाँ पे आदेश कर सकता है। ठीक, चलिए
अब आगे चलते हैं सेक्शन 24 पे। तो अब हमने ऑर्डर्स पढ़ लिए, जो मैंने कहा था कि आपके बेसिकली ऑर्डर्स आपको दे रखे हैं सेक्शन 18 से लेके 23 तक। अब प्रोसीजर में हम आगे चलते हैं। प्रोसीजर में हमने सेक्शन 12 से 17 तक तो पढ़ा ही था, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 से लेके 29 तक, जिसमें आपका सेक्शन 24 ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ कॉपी जो है, ऑर्डर ऑफ कॉपी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हमारे सीआरपीसी में सेक्शन ये कहता है कि एफआईआर की कॉपी आप जो आपका कंप्लेनेंट है या फिर जो विक्टिम है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर की जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी। किसको जाएगी? एक तो आपके एग्रीव्ड पर्सन को जाएगी और पुलिस स्टेशन में जाएगी, पुलिस स्टेशन जहां पे ज्यूरिसडिक्शन लगता है वहां पे जाएगी। ठीक, अब आगे हमको चलना है सेक्शन आपका 25। देखिए 25 आपको ये कहता है कि एक ऑर्डर का ड्यूरेशन क्या होगा, आखिर उसकी अवधि कितनी होगी, अवधि कितनी होगी। साथ ही साथ उसका अगर ऑल्टरेशन करना है तो ऑल्टरेशन करना है, यदि कोई बदलाव करना है तो फिर कैसे होगा। तो देखो ड्यूरेशन की बात यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 18 में कर रखी है। अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 18 हमने देखा प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर की डिमांड हमारी एग्रीव्ड पर्सन करती है, जो महिला है, जो व्यथित है, वो यहाँ पे ऑर्डर की डिमांड करती है। तो ये तब तक फोर्स में रहेगा until your aggrieved person apply for its discharge, जब तक आपकी व्यथित व्यक्ति आवेदन ना कर दे कि अब जो मेरे को संरक्षण आदेश मिला हुआ है आप उसको अब डिस्चार्ज कर दीजिए, तब तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी सेक्शन 18 की। बाकी जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं उनके ऑल्टरेशन कैसे होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस। जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार, मान लीजिए मॉनेटरी रिलीफ उन्होंने ग्रांट की है अगर सेक्शन 20 के अंडर, और कोर्ट को लगता है कि बाद में महिला के शायद खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, जो बच्चों की एजुकेशन बढ़ गई है, मॉनेटरी रिलीफ या फिर जो कॉम्पनसेशन उनको दिया है उसमें कोई बदलाव करना है, या जो कस्टडी दी है, आपकी अभिरक्षा का आदेश दिया है, वहां पे विजिट्स कैंसिल करनी है आपके रिस्पोंडेंट की, तो ये ऑल्टरेशन ही तो हुए, तो वो ऑल्टरेशन होगा आपके जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे वैसे वैसे। ओके, ठीक है। डीवी एक्ट के पार्ट 1 के नोट्स नहीं मिले हैं अनिकेत जिंदल जी, आप जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में देखिए, वहां पे आपको पीडीएफ पिन की भी मिलेगी। अदरवाइज आपको टेलीग्राम में लिंकिंग लॉस का जो चैनल है, लिंकिंग लॉस तनसुख सर और दूसरा लिंकिंग लॉस जो अनअकैडमी का है, वहां पे दोनों जगह पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वरना फिर जैसे ही लेक्चर ओवर होता है उसके 1 घंटे बाद आपको यहाँ पे सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। ठीक, तो सेक्शन 24 बात करता है ऑर्डर ऑफ जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सेक्शन 25 कहता है कि यदि चेंजेस करने हैं और कोई ऑल्टरेशन है तो फिर वहां पे ये भी कोर्ट कर सकता है। अब देखिए आपका सेक्शन 26 एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। वी हैव सेक्शन 26 जो ये कहता है कि यदि आपका एग्रीव्ड पर्सन चाहे तो शी कैन क्लेम रिलीफ इन एनी अदर सूट, रिलीफ अंडर एनी अदर सूट और लीगल प्रोसीडिंग, किसी और वाद के अंदर या फिर किसी और अधिनियम के अंदर भी यदि एग्रीव्ड पर्सन व्यथित व्यक्ति चाहती है तो फिर वो वहां पर भी आपका अनुतोष क्लेम कर सकती है। लेकिन यदि रिलीफ इज ग्रांटेड अंडर सच सूट और लीगल प्रोसीडिंग, तो फिर यहां पे एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को। आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो चुपचाप कि आपको इस अधिनियम के अंदर भी आप फायदा प्राप्त कर लो, दूसरों के अंदर भी फायदा प्राप्त कर लो। ठीक है, यदि मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो आपको जो है इस अधिनियम के अंदर भी आपको रिलीफ, अनुतोष या आदेश कोई भी पारित कर सकता है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे किसी और अधिनियम या किसी और सूट या लीगल प्रोसीडिंग में मुझे ऐसा रिलीफ मिला है, ऐसा अनुतोष मिला है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 27 पे जो डील करता है आपके ज्यूरिसडिक्शन से, फिर हम जाएंगे 28 में जो आपका डील करता है प्रोसीजर से, प्रक्रिया से, फिर जाएंगे 29 में जो आपकी अपील के प्रावधान से रिलेट करता है। ठीक है, 27 को देखिए। 27 बताता है आपके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। किसके बारे में बताता है? ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है, जिसको आप कहते हैं अधिकारिता। ठीक है, अधिकारिता।
अब देखिए ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि दो लोगों को यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन होगा। किसको होगा? दो लोगों को होगा। पहला है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर दूसरा है आपके पास मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। इन दोनों को अधिकारिता होगी और इन दोनों के लोकल लिमिट्स के अंदर, इन दोनों के लोकल लिमिट्स के अंदर तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, इस पे सवाल आया है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लोकल लिमिट्स के अंदर या तो आपका एग्रीव्ड पर्सन या फिर आपका रिस्पोंडेंट क्या करता है? तीन चीजें। तो दो लोग, या तो आपका एग्रीव्ड पर्सन या फिर रिस्पोंडेंट, पहला रिसाइड करता है, दूसरा बिजनेस कैरी करता है, कोई भी तरह का कारोबार है वो उसका संचालन करता है, तीसरा या फिर इनमें से दोनों उस जगह पे एम्प्लॉयड है, नियोजित है वहां पे। या तो आपका एग्रीव्ड पर्सन उसके लोकल लिमिट्स में रिसाइड करे, बिजनेस कैरी करे या एम्प्लॉयड है, या फिर आपका रिस्पोंडेंट जो है रिसाइड उस लोकल लिमिट्स में, आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लोकल लिमिट्स में रिसाइड करे, बिजनेस कैरी करे या फिर एम्प्लॉयड है। और तीसरा है जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, जहां पे आपका हेतुक हो, ठीक है। तो वहां पे उस लोकल लिमिट्स के जुरिसडिक्शन में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अधिकारिता होगी कि वो उस केस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो सेक्शन 27 डील्स विद जुरिसडिक्शन। अब चलते हैं सेक्शन 28 की तरफ जो प्रोसीजर की बात करता है। सेक्शन 28 किससे डील करता है? प्रोसीजर से डील करता है, ठीक। मतलब कि आपके प्रक्रिया से डील करता है। अब देखो यहां पे सिंपल इन्होंने दो चीजें कह रखी है। पहला इन्होंने कह रखा है कि इस एक्ट के अंदर जो भी आपकी प्रोसीजर होगी उसके ऊपर सीआरपीसी 1973 अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? ये इन्होंने इन जनरल कह दिया है, लेकिन साथ में इन्होंने अपने क्लॉज 2 में ये कहा है कि यदि सेक्शन 12 के अंदर सेक्शन 12 हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन कौन करेगा, वहां पे कोर्ट एप्लीकेशन किसकी लेगा? एग्रीव्ड पर्सन की लेगा। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन के ऊपर कंसिडर करेगा आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है, जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर ने दी है, उसको कंसिडर करेगा। वहां पे फर्स्ट हियरिंग का टाइम दे रखा है, कितने टाइम पीरियड के अंदर सारी आपकी पूरी एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना चाहिए। तो वो सारा सेक्शन 12 और हमने पढ़ा था सेक्शन 18। सेक्शन 18 के क्लॉज 2 में, मतलब हमने सेक्शन 18, सॉरी नॉट सेक्शन 18, दिस इज 23, ओके 23, सेक्शन 23 जिसमें हमने पढ़ा था इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश यदि कोर्ट 23 के 2 में ग्रांट करता है, तो यहां पे आपके इस अधिनियम के अंदर कोर्ट अपनी खुद की प्रोसीजर चला सकता है, ठीक है। कोर्ट कैन ले इट्स ओन प्रोसीजर, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहला इन्होंने जनरल रूल बोल दिया है कि सीआरपीसी 1973 अप्लाई होगा, लेकिन दूसरे क्लॉज में इन्होंने ये बोला है 28 के 2 में कि यदि सेक्शन 12 या फिर 23 के 2 के अंदर अगर कोई भी प्रोसीजर चल रहा है तो कोर्ट चाहे तो खुद की प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकता है, ठीक। अब चलते हैं सेक्शन 29 की तरफ। सेक्शन 29 सिंपल सी बात कर रहा है, किसकी? अपील की बात कर रहा है कि आपकी अपील कहां होगी। सिंपल इन्होंने बोल रखा है कि यहां पे आपकी अपील होगी कोर्ट ऑफ सेशन में, आपकी सत्र न्यायालय में अपील लाइक करेगी। और अपील कितने दिनों के अंदर लाइक करनी चाहिए? अपील शुड लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपका आदेश, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन आपका आदेश आया था, और आदेश किसको मिला? आदेश या तो एग्रीव्ड पर्सन को सुनाया गया या फिर आपके रिस्पोंडेंट को, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अगर उस आदेश से खुश नहीं है तो फिर आप अपील कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। मरियम अंसारी जी, क्लास रोज 10 बजे होती है इसी चैनल पे, ठीक है, तो रोज 10 बजे आप जरूर कनेक्ट हो जाइए। तो ये था 28, 29। अब हमने सेक्शन 30 जो पिछले सेशन में देखा था, सेक्शन 30 ये कहता है कि आपका जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है और जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, संरक्षण अधिकारी और आपका सेवा प्रदाता, वो एक पब्लिक सर्वेंट होंगे एज गिवन अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। फिर अब हम सेक्शन 31 की तरफ चलते हैं।
सेक्शन 31 जो कि आपका बताता है ऑफेंस का नेचर कैसा होगा। सेक्शन 31 जो बताता है आपका नेचर ऑफ ऑफेंस, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिए हैं कि इस अधिनियम के अंदर जो आपका ऑफेंस होगा उसका नेचर कैसा होगा। सॉरी, दिस इज नॉट 31, दिस इज 32। 31 में आपको दे रखा है कि आपका अगर आपका रिस्पोंडेंट किसी भी तरह से ब्रीच करता है, किसका ब्रीच करता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करता है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी इसके बारे में मेंशन कर रखा है आपके सेक्शन 31 में। तो क्या मैं कह दूं कि आपका सेक्शन 31 पेनल्टी देता है? यस, आपका सेक्शन 31 क्या देता है, आपको पेनल्टी देता है। और पेनल्टी में इन्होंने ये बोल रखा है उसको मिलेगी 1 ईयर। ये ना स्टूडेंट्स पेनल्टी बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि पेनल्टी आपको किस तरह से अगला एक सवाल आएगा जो आपको घुमाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ईयर का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और 20,000 का फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है या फिर दोनों मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्लॉज इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो ये कहता है कि यदि इसके साथ मैजिस्ट्रेट चाहे, इफ मैजिस्ट्रेट वांट देन ही मे, ध्यान रखना, मे फ्रेम चार्जेस, यहां पे चार्ज फ्रेम कर सकता है यदि मैजिस्ट्रेट को उचित लगता है, तो अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। 498A ऑफ आईपीसी किससे डील करता है, आपके क्रुएलिटी से डील करता है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। अब 498A के अंदर यदि मैजिस्ट्रेट चार्ज करता है तो इसका पनिशमेंट हमको वहां का भी पता होना चाहिए। अब जब आई गए हैं हम क्रुएलिटी के ऊपर, तो वहां का पनिशमेंट भी सुन लेते हैं। वहां दे रखा है आपको 3 इयर्स एंड फाइन। कितना दे रखा है, मैक्सिमम 3 इयर्स एंड फाइन यदि 498 के तहत आपको चार्ज किया जाता है तो सेक्शन 31 आपका इससे डील करता है। अब चलते हैं सेक्शन 32 पे। सेक्शन 32 आपका मेंशन करता है कि आपका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा। जो यहाँ पे ऑफेंस अगर कर रहा है तो सेक्शन 32 बताता है कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा, क्या उसकी प्रकृति होगी। तो सारे में उन्होंने बोल रखा है कि ये कैसे होंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे। कैसे होंगे, संज्ञेय एंड अजमानतीय। ठीक, तो ये नेचर ऑफ ऑफेंस हमको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है कि आखिर कैसा आपका ऑफेंस का नेचर है। ठीक, कैसा आपका ऑफेंस का नेचर है। साथ ही साथ हमने 33 कल डिस्कस किया था। 33 में ये डिस्कस किया था कि यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को ना निभाए तो वहां क्या पेनल्टी होगी, वहां पर भी इन्होंने सेम पेनल्टी दी थी। फिर 34 में हमने डिस्कस किया था कि यदि आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है और उस कंप्लेन के ऊपर आप चाहते हो कि कॉग्निजेंस लिया जाए, तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट फर्स्ट यू गेट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत जरूरी है कि आप राज्य सरकार का सैंक्शन लेके आओ, उसके बाद ही प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी वाद जो है लाया जा सकता है, कोई भी कंप्लेन या परिवाद जो है लाया जा सकता है। फिर सेक्शन 35 के अंडर हमने पढ़ा था कि यदि आपका सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर, बेसिकली तो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर संरक्षण अधिकारी गुड फेथ के अंदर कोई भी एक्ट करता है, सद्भावपूर्ण के अंदर कोई भी एक्ट करता है, ड्यूटी निभाता है, तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह का सूट या लीगल प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका सेक्शन 35 जो है क्या देता है, इम्यूनिटी देता है। फिर सेक्शन 38 ये कहता, आपका 36 ये कहता है कि ये एक्ट किसी भी तरह से दूसरे एक्ट के डेरोगेशन में नहीं होगा। और लास्टली आपका सेक्शन 37 ये मेंशन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने का। देखिए, रूल्स बनाने की जितनी भी कोई भी एक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने का पावर किसके पास होता है, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ये हम लास्ट के मिसलेनियस के जो भी पार्ट में सेक्शंस देखते हैं वहां हमेशा हमको ये सेम चीज मिलती है। तो बस इतना ही पढ़ना है हमको। सेक्शन आपके एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 33 में हमने पढ़ा था कि यदि आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करे, ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करे अच्छे से, तो उसके लिए पेनल्टी है वहां पे। ठीक, वहां पे उसके लिए पेनल्टी है। फिर आपके सेक्शन 34 में यदि आप कंप्लेन करते हो किसके अगेंस्ट, प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट, तो जरूरी है कि पहले आप क्या लाओ, सैंक्शन लेके आओ। किसका,
सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, एसडी स्टेट गवर्नमेंट। फिर सेक्शन 35 में हमने ये पढ़ा है कि यदि आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी भी तरह से गुड फेथ में कोई एक्ट करता है तो आप उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं ला सकते हो। सेक्शन 36 अभी हमने पढ़ा, जो कि ये कहता है कि यदि आपको ये लगता है कि ये एक्ट जो अभी देखिए सेक्शन 36 की अगर हम बात करें तो ना ही सिर्फ इस अधिनियम, बाकी और भी काफी सारे ऐसे अधिनियम हैं जिनमें यह कह रखा है कि कोई भी जो ये स्पेशल अधिनियम है, जो ये स्पेशल एक्ट है, ये इन डेरोगेशन नहीं होगा, किसी भी तरह से आपके दूसरे एक्ट से ये अल्पकरण नहीं होगा, ठीक है। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन, डेरोगेशन में नहीं है, अल्पकरण नहीं है, दूसरे एक्ट से, ठीक है। फिर सेक्शन 37 जो कि कहता है रूल मेकिंग पावर आपकी किसके पास होगी, रूल मेकिंग पावर शैल लाई विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट। कल हमने सेक्शन 1 पढ़ा था जिसमें हमने प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट पढ़ा, सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस पढ़ी, सेक्शन 3 में हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो पढ़ा, जिसमें आपका मेंटल और फिजिकल आपका अब्यूज आ जाता है। उसके अंदर हमने पढ़ा कि फिजिकल अब्यूज क्या है, सेक्सुअल अब्यूज क्या है, वर्बल और इमोशनल अब्यूज क्या है, इकोनॉमिक अब्यूज क्या है, ये सारी चीजें सेक्शन 3 के अंदर आपको अच्छे से समझनी जरूरी है। फिर सेक्शन 4 में हमने पढ़ा है कि ड्यूटी क्या होगी आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर्स की, मजिस्ट्रेट की, पुलिस ऑफिसर की। फिर सेक्शन 5 में हमने आगे और सारी चीजें पढ़ी कि सारा आपका प्रोसीजर क्या होगा, शेल्टर होम की क्या ड्यूटी होगी। फिर आप देखो सेक्शन 8 में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा, सेक्शन 9 में कि उसकी ड्यूटीज क्या होगी। सेक्शन 10 में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, उसको कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके फंक्शंस क्या होंगे। सेक्शन 11 में हमने गवर्नमेंट की ड्यूटीज देखी। सेक्शन 12 आज जहां से हमने स्टार्ट किया था, एप्लीकेशन कौन करेगा, कब करना पड़ेगा। सेक्शन 13 में कि सर्विस ऑफ नोटिस कौन करेगा। सेक्शन 14 में काउंसलिंग कौन करेगा। फिर सेक्शन 15 भी था जिसमें हमने ये देखा कि अच्छा, फिर सेक्शन 16 था जिसमें हमने ये देखा, सेक्शन 16 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि आपका जो कैमरा ट्रायल है वो जो आपकी ट्रायल है वो कैमरा में होगी। सेक्शन 15 में हमने क्या देखा था कि आपके पास एक तरह का राइट होगा, आपके मजिस्ट्रेट के पास राइट है कि वो असिस्टेंस ले सकता है वेलफेयर की। सेक्शन 15 को हमने लिंक किया था सेक्शन 9 के साथ, जहां पे ये था कि आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि मजिस्ट्रेट को असिस्ट करे, ठीक। सेक्शन 17 में हमने ये पढ़ा कि राइट क्या होते हैं एक एग्रीव्ड पर्सन के, कि उसको रेजिडेंस में रहने का राइट होता है। फिर सेक्शन 18 में हमने आपके सारे ऑर्डर्स पढ़े, प्रोटेक्शन ऑर्डर पढ़ा। सेक्शन 19 में हमने उसके आगे आपके पास और कौन सा ऑर्डर आता है, आपका रेजिडेंस ऑर्डर है 19 में। 20 में आपके पास मॉनेटरी रिलीफ है। 21 में आपके पास कस्टडी ऑर्डर है। 22 में आपके पास कॉम्पनसेटरी ऑर्डर है। उसके बाद 23 में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोर्ट चाहे तो एक्स पार्टे ऑर्डर या इंटरिम आदेश दे सकता है। फिर 24 में कि भाई ऑर्डर ऑफ कॉपी देनी पड़ेगी। 25 में हमने ये पढ़ा कि यदि कोर्ट 24 में हमने पढ़ा कि ऑर्डर है। फिर 25 में और सारे राइट्स। 26 हम अच्छा, थैंक यू नेहा जी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन पे अभी तक जितने पेपर मैंने लास्ट एनालाइज किए, जो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो जरूरी है कि आपको ज्यूरिसडिक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि 27 में दे रखा है। 26 में अगर आप देखो तो वहां पे आपको क्या दे रखा है कि यदि आप किसी और एक्ट, किसी और अधिनियम के अंदर आप कोई रिलीफ मांगते हो तो वहां पे अगर आपको रिलीफ है तो आपको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक। फिर 28 में आपके पास क्या है, प्रोसीजर है। 29 में आपके पास क्या है, आपको दे रखी है अपील दे रखी है। 30 में आपको दे रखा है कि पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, कौन होंगे, आपके सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा। फिर आपके पास 31 के अंडर हमने पढ़ा कि यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर ब्रीच करे आपके ऑर्डर का तो फिर वहां पे उसके लिए पेनल्टी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी अच्छे जरूरी है, हालांकि कुछ खास नहीं है, सिर्फ 37 सेक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखो मैम की तारीफ तो हो गई, अब मुझे आपकी तारीफ करने का मौका दीजिए। हम फटाफट से 10 सवाल लेंगे, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे और मैं देखना चाहती हूँ कि आज मेरे स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे से पढ़ा है और उन्होंने कितने अच्छे से इस अधिनियम को समझा है। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल जैसा कि हमारा सब्सक्रिप्शन
बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं, एक हमारी प्रथा है यहाँ की कि अगर आप प्लस कोर्स बाय कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे फायदे क्या क्या मिलेंगे। आपके पास लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होगा, स्टडी प्लानर होगा, एक स्ट्रक्चराइज्ड कोर्स मिलेगा आपको, आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा और साथ ही साथ आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा कि आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो ये सारे 24, 18, 12 मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स का आपके पास प्रॉपर एक पैकेज होगा और ये सारे उसकी कॉस्ट है। एंड अगर आप मेरा शिवानी 10 रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इन सारे कॉस्ट के ऊपर। और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट एडुकेटर आके आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, आपको क्विज मिलता है, पीडीएफ मिलता है और लाइव क्लास के दौरान आपका इंटरेक्शन होता है एडुकेटर से। इफ यू हैव एनी डाउट, योर डाउट विल बी सॉल्व देयर एंड देन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पोल मिलता है, ऐप की खास बात है, पोल रेज होता है, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। नेवर मिस अ क्लास, आपको अलर्ट मिलता रहेगा इस समय पे आपकी ये क्लास है, आपको डाउनलोडेड फॉर्म में नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा एंड यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर एनी डिवाइस। अनअकैडमी ऐप को आप चाहे कहीं पर भी हो आपको एक्सेस मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू आवर रैपिड फायर एमसीक्यू, वहां पे आपका पहला सवाल है, अंडर विच सेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कस्टडी ऑर्डर्स मेंशन्ड, किसके अंदर आपको अभिरक्षा का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट के पास पावर है। सेक्शन है 22, 21, 23 एंड सेक्शन 20। फटाफट से आंसर्स दे दीजिए। 18 से तो 22 तक हमको कभी भूलना ही नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। 18 से 22 हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ज्यादातर बच्चे 21 और 22 में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कस्टडी है और यहाँ पे कॉम्पनसेशन है, तो सी की वजह से हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा याद रखना। इट इज 21, वेरी गुड। सेक्शन बी, कमलेश जी, अभिमन्यु जी, मुकेश जी, नीलू जी, कोमल जी, ममता जी, सोनित जी, अमृतपाल जी, सुरजीत जी, विशाल जी, परफेक्ट। इट इज बी 21, ठीक है, ओके। विशाल जी डी नहीं है, इट इज बी, ठीक है, 21, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर कैन बी इशूड। इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश कौन सी धारा के अंडर जो आपका मजिस्ट्रेट है वो पास कर सकता है। सेक्शन 21, 22, 23 एंड 18। स्पेशल ऑर्डर्स जो हमने पढ़े थे वो 18 से 22 तक थे, बच्चों को लगता है 22 तक है, नहीं 23 तक है, क्योंकि यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि सेक्शन 18 से लेकर 22 के जितने भी आदेश हैं उनसे रिलेटेड इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है। 23 इज द राइट आंसर, राइट। मुकेश जी, अभिमन्यु जी, सरस्वती जी, अलकार जी, सोनित, संजू, इट इज सेक्शन 23, सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, under DV Act, if respondent fails to comply with the protection order or any other order, then for how much he will be liable। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा और फेवरेट सवाल है और ये सवाल मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे पता है शायद आप में से काफी लोग इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं और वो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये सवाल बनाया। घरेलू हिंसा अधिनियम में यदि प्रत्यर्थी संरक्षण अधिनियम आदेश या अन्य आदेश मानने से इनकार करता है या विफल होता है तो कितनी सजा है। 1 year or 20,000, 2 year or 50,000, 1 year imprisonment or 20 or both। और यहाँ क्या है, 1 year imprisonment and 20 or both। So the right answer everybody is saying is C। ममता जी B नहीं है, C होगा। क्या होगा, C होगा। अलकार जी 3C, जतन जी डी नहीं होगा। जतिन जी डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हमने आपका सेक्शन 31 पढ़ा था तो वहां पे वर्ड एंड नहीं दे रखा था, वहां पे वर्ड एंड नहीं दे रखा था, वहां और दे रखा था, तो सी इज द राइट आंसर। और आप हमने साथ में जब वहां पे ऑफेंस पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि 498 ए के अंदर मजिस्ट्रेट जो है आईपीसी के सेक्शन 498 के अंदर भी उसको चार्ज कर सकता है, वहां पे 3 years एंड फाइन था, ये ध्यान रखिएगा। सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट, बिल्कुल सही। कोमल जी, नीलू जी, शालिनी जी। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो आप अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच कर रहे हो और इसका ब्रीच कौन करता है, रिस्पोंडेंट करता है। कौन करता है, रिस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी आपके इसका ब्रीच करता है, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी है। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, असंज्ञेय और अजमानतीय, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। हाँ जी, फटाफट। CA, ओके, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, वेरी गुड सोनित जी, हेमलता जी, गिरिराज जी, जहिदा तपस्सुम, ओके, संजू जी, राइट। सी इज द राइट आंसर, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इस एक्ट के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड मेंशन है आपको, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, बाकी सब भूल जाना, संज्ञेय और
अजमानती या फिर गैर जमानती। ठीक है, अगला सवाल, विच मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई द मैटर्स अंडर डीवी एक्ट। आपका डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर मैजिस्ट्रेट किस तरह के अपराध को जो है वो विच मैजिस्ट्रेट, कौन से मैजिस्ट्रेट के पास ये अधिकारिता है, कौन से मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इस एक्ट के अंडर आपके मैटर्स का कॉग्निजेंस ले सकता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। यस, राइट आंसर। यार सारे ऑप्शन सी है ना? ओके, बाय डिफॉल्ट आई डोंट नो कोइंसिडेंस सारे आंसर सी हो गए। ओके, अभिषेक वदेरा जी, संजू जी, अभिमन्यु जी, नीलू जी, शक्कू जी, अलकार जी, गिरिराज जी, शक्कू जी। ओके, सी इज द राइट आंसर। यस, और हमने इसके बारे में कहां पढ़ा था? सेक्शन 27 में पढ़ा था, जो कि आपके ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है। किससे डील करता है? ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है, अधिकारिता से डील करता है। और यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। और ज्यूरिसडिक्शन कहां होगा? उस लोकल लिमिट्स में जहां पर कि आपका एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति या फिर रिस्पोंडेंट प्रत्यार्थी या तो रिसाइड करते हैं या अपना बिजनेस कैरी करते हैं या फिर वहां पे एम्प्लॉयड हैं। और तीसरी चीज जहां पे कॉज ऑफ एक्शन आपका हेतु जो है अराइज करता है, तो वहां पे आपका ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई अ डीवी केस अंडर डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम में मैजिस्ट्रेट कब घरेलू हिंसा के मामलों में विचारण कर सकता है? अभी आई थिंक मैंने जस्ट एक सेकंड पहले ये डिस्कस कर लिया था। तो पहला है वेयर एग्रीव्ड पर्सन रिसाइड्स टेम्परली, जहां पे अस्थायी रूप से आपका व्यथित व्यक्ति जो है रहता है। दूसरा है वेयर रिस्पोंडेंट रिसाइड्स टेम्परली। तीसरा है वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। ठीक है, और चौथा है वेयर एग्रीव्ड पर्सन इज एम्प्लॉयड। ये चार आपके पास सिचुएशन दे रखी है एंड यू हैव टू चूज राइट आंसर फ्रॉम दीज। क्या ए ऑप्शन में 1 2 3 तीनों है? क्या 1 और 2 है, या 1 2 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? यस, सबका आंसर डी आ रहा है। एब्सोल्युटली अरविंद जी, द राइट आंसर इज डी, 1 2 एंड 3, जहां पे आपका एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट दोनों टेम्पररी रिसाइड करते हैं, बिजनेस कैरी करते हैं, या फिर एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट जहां पे एम्प्लॉयड है और जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है, हेतु जो है अराइज होता है। ठीक, चलिए, Which section of Domestic Violence Act defines domestic relationship? कल के हमने इस एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि आपकी घरेलू नातेदारी कहां पर परिभाषित है और घरेलू नातेदारी किस किस चीजों से होती है, ये हमने पढ़ा था कल के सेक्शन में। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, 2 क्लॉज F हमने पढ़ा था कि वहां पे आपका कॉन्सैंग्विनिटी से यदि कोई रिलेशन अराइज होता है, कोई मैरिज से रिलेशन अराइज होता है, या फिर अडॉप्शन से कोई रिलेशन अराइज होता है, या फिर जॉइंट फैमिली में कोई फैमिली मेंबर्स हैं, वहां पे आपका एग्रीव्ड पर्सन और आपका रिस्पोंडेंट एक शेयर हाउस होल्ड में साथ में रहते हैं, तो वो आ जाता है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप। सो द राइट आंसर इज 2 क्लॉज F। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ। यस, ये कहता है अंडर विच सेक्शन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर इज मेड। आपके संरक्षण अधिकारी का नियुक्ति जो है कौन सी धारा के अंदर होता है? हाँ जी, कौन सी धारा के अंदर होता है? 8 9 10 11 कौन से सेक्शन के अंडर नियुक्ति होती है? फटाफट से। हाँ जी, पवन वर्मा जी, अभिमन्यु जी, अच्छा सब ऑप्शन ए बता रहे हैं, सेक्शन 8 बता रहे हैं। राइट, हमने यहां पढ़ा था कि आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से बताइए। स्टेट गवर्नमेंट। आई राइट स्टेट गवर्नमेंट एंड आई स्पीक सेंट्रल गवर्नमेंट। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस विद मी, पर ये ध्यान रखिए जो लिखा है उस पर बिलीव करें। ठीक है, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति करता है, और यहां पे सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज दे रखी है, फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक, और सेक्शन 10 में हमने देखा था कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, सेवा प्रदाता कौन होगा, इसके बारे में देखा था। और सेक्शन 11 में हमने देखा था कि आपके सरकार की ड्यूटी क्या होगी, गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होगी, जिसमें हमने देखा कि उनको
पब्लिक मीडिया को पब्लिकेशन करना है, या फिर आपके जज या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग देनी है, अवेयरनेस देनी है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना है उनको किनके बीच, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के बीच, आपके जो मंत्रालय हैं और विभाग है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना है। मंत्रालयों के लिए आपको एक प्रोटोकॉल जारी करना है कि ये सारे प्रोटोकॉल्स बनाते हुए, इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आप रूल्स और रेगुलेशंस बनाए विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यस ममता जी स्टेट गवर्नमेंट, दिनेश जी स्टेट गवर्नमेंट, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोविजन मेंशंस अबाउट द ट्रायल इन कैमरा। अभी हमने डिस्कस किया था और इसके ऊपर काफी सारी लिंकिंग की थी, हमने सीआरपीसी से भी की थी और पॉक्सो एक्ट से भी की थी। ओके यस अमृतपाल जी, इट्स एन एम्बिग्विटी, राइट, ओके, बट बिलीव व्हाट यू सी। ओके, ये एक रूल होता है कि देखो देखने से डायरेक्ट एविडेंस बन जाता है ना, तो बिलीव व्हाट यू सी, ठीक है, बट यू आर ऑल्सो सपोज टू बिलीव ऑन व्हाट आई से, बट ठीक है कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो दिस इज द रीजन आई रियलाइज येस्टरडेज क्लास आई यूज द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, सो याद रखें स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही जगह मेंशन्ड इस एक्ट में, वो है आपके सेक्शन 37 में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इस अधिनियम के अंदर, इस एक्ट के अंदर रूल मेकिंग पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे बंद कमरे में विचारण सेक्शन 16 में होता है, ठीक है। सेक्शन 14 में आपकी काउंसलिंग है, ठीक। सेक्शन 19 में आपका रेजिडेंस ऑर्डर है, सेक्शन 16 में कैमरा इन ट्रायल है, इन कैमरा ट्रायल है, और सेक्शन 12 में क्या है, एप्लीकेशन कौन करेगा। देखिए जब हमने सेक्शन 16 पढ़ा था तो हमने सेक्शन 16 को किसके साथ पढ़ा था, हमें सीआरपीसी के सेक्शन 327 के क्लॉज 3 के साथ पढ़ना है। सेक्शन 327 कहता है कि ओपन कोर्ट क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ हमको सेक्शन 237 के साथ पढ़ना चाहिए, जिसका एक क्लॉज कहता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रोसीडिंग कर रहे हो अंडर सेक्शन 199 क्लॉज 2। यदि वीआईपी का डिफेमेशन हुआ है और उसकी कोई प्रोसीडिंग है तो उसका प्रोसीजर दे रखा है 237 के अंडर। 237 मेंशन करता है कि ऐसी सारी प्रोसीडिंग्स कैमरा में होगी। 327 का क्लॉज 3 कहता है कि आपके जितने भी रेप ऑफेंसेस हैं उनकी सारी ट्रायल क्या होगी, इन कैमरा होगी। एंड सेक्शन 37 ऑफ पॉक्सो एक्ट भी यही कहता है कि ये पॉक्सो एक्ट के अंडर जितनी भी ट्रायल है वो किस में होगी, आपके कैमरा के अंदर होगी, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी सवाल, ऑन एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑर्डिनरली वेयर इज द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड। कब आपकी जो पहली तारीख है सुनवाई की वो डिसाइड होगी। घरेलू हिंसा अधिनियम में मैजिस्ट्रेट के आवेदन पर मैजिस्ट्रेट सामान्यतः सुनवाई की प्रथम दिनांक कब नियत करेगा, 30 दिन में, 60 दिन में, 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर 90 days में, कब करेगा। पहली बार ये सेक्शन 12 से डील करता है। जब पहली बार आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे रहे हो, आवेदन दे रहे हो, तो मैजिस्ट्रेट पहली आपकी हियरिंग कब फिक्स करेगा। सरस्वती जी, मरियम जी, कोमल जी, शकू जी, इट इज सी इज द राइट आंसर। यस, 3 दिन के अंदर 3 दिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब मैजिस्ट्रेट को वो आवेदन रिसीव हुआ है उसके 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। I have joined law school this year, BA LLB, and I want to prepare. First year is too early to start for judiciary. First year में बेसिकली आपको आपके प्रोसीजर लॉज भी नहीं होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, हमने अपनी लॉ स्कूल में देखा था। 3rd ईयर से आपको प्रॉपर जो है लॉ सब्जेक्ट, प्रोसीजर लॉज, सेंट्रल लॉज, वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं, मेजर लॉज। तो आई थिंक 3rd ईयर और 4th ईयर इज द राइट टाइम जब आपको जुडिशरी से स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन में हो, आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू सारे सेंट्रल लॉज पे अच्छे से कमांड ग्रेजुएशन से ही कर लीजिए। ये सोचोगे 5th ईयर में जुडिशरी की प्रिपरेशन करूंगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, जैसे कि हमने सोचा था फाइनल ईयर, 2nd ईयर में खैर सोच लिया था, ठीक है। तो आप जब अपने ग्रेजुएट हो रहे हो, लॉ ग्रेजुएट, उससे पहले ही आपको क्या करना चाहिए, जुडिशरी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं दिनेश जी, आंसर सही गलत अगर है, देखिए ये हम सवाल इसीलिए डिस्कस कर दे ताकि आपकी गलतियों को क्या कर सके, फिल्टर कर सके, एटलीस्ट आपको पता चल सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, ठीक है। सो आज का ये जो सेशन था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ये आज हमारा पूरा सम अप हो चुका है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी कोर्स, स्पेशली जुडिशरी कोर्स ऑन अनअकैडमी, आप तो फटाफट से खरीद लीजिए क्योंकि प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, ठीक। साथ ही साथ if you find any inappropriate content in this video, then by using the link that is given in the description box you can claim the reward, ठीक है। थैंक यू मरियम जी। ओके
चलिए अब इस जर्नी को यहीं शुरू रखेंगे। अगर अब चैनल पे आ गए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आप कोई भी अपडेट ना भूलें। क्लासेस का टाइमिंग मेरी क्लास का फिक्स ही रहेगा, सो दैट एक फ्लो बना रहता है फिक्स क्लास से। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ खत्म हो चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट स्पेशली राजस्थान जुडिशरी में आता है, गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जल्दी आ रहे हैं मुकेश जी, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, एंड मंडे वी आर गोइंग टू डील विद पार्टनरशिप एक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी स्टेट जुडिशरी में, जैसे कि मैंने एनालाइज किया है 5-6 स्टेट्स में आपके पार्टनरशिप एक्ट आता है, तो उसके सारे हम क्वेश्चंस डील करेंगे, एक मैराथन रखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे स्पेशल एक्ट्स को डील करना शुरू कर देंगे। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। लाइक अगर करते हो तो एक थम्स अप का ऑप्शन होता है, वो आपको प्रेस करना चाहिए ना, यूट्यूब ने ऐसे ही नहीं दिया है। और कमेंट सेक्शन भी इसलिए होता है सो दैट यू कैन comment about your teacher, about the lectures, about the doubts. मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अभितोष जी। पहले एक बार हम एक्ट अच्छे से डिस्कस कर ले, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि प्री के सवाल हम यहीं पे फटाफट फिनिश ऑफ कर दे, ताकि फिर हम मेंस की क्लासेस भी शुरू करेंगे। जल्दी बताएंगे सकू जी, है ना, जल्दी बताएंगे। आई विश आई कुड से समथिंग, बट ठीक है, वक्त के साथ सारी चीजें ठीक लगती है। चलिए, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट ऑन मंडे विद अनदर न्यू सेशन, और मैराथन मंडे को अटेंड करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।